नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाटी। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो गए। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद सरकार भी बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 प्रस्ताव पेश किए गए। पहला प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बहाली की मांग की गई, और दूसरा प्रस्ताव पीडीपी ने पेश किया, जिसमें आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग की गई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने तो विधानसभा में 370 की बहाली वाला बैनर भी दिखा दिया। बीजेपी ने दोनों प्रस्तावों का जमकर विरोध किया है। इसे लेकर विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी देखने को मिली। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की मांग क्यों हो रही है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के कुछ दिन बाद विधानसभा में यह नजारा देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कुछ पार्टियों के दिल में इसका दर्द अब भी बाकी है। चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया था। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और बाद में पीडीपी ने अपने अपने प्रस्ताव पेश किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस बहाली की बात थी, जबकि पीडीपी के प्रस्ताव में आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए ही स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। बीजेपी ने दोनों ही प्रस्तावों का जोरदार विरोध किया। इसे लेकर विधानसभा में बीजेपी, पीडीपी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बीच हाथापाई भी देखने को मिली। नौबत यहां तक आ गई कि मार्शल्स को बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ा। जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया। उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने तो विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के पक्ष में बैनर तक दिखा दिया, जिस पर खूब हंगामा हुआ। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। पीडीपी और हमने जो है एक ही रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया है और टेबल करने की जो है डिमांड की है। एनसी का जो रेजोल्यूशन है उसमें उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, उनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस जो है वो कहते हैं कि इसमें जो है 370 और हमने 370 और 35A की बात नहीं कही है, हमने स्पेशल स्टेटस की बात। तो इसका मतलब है अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो उसमें जो है 370 और 35A का जिक्र नहीं है। इसी वजह से जो है हम एक सेपरेट रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के लिए पीडीपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वो अगर आज 3 पे पहुंचे हैं, उसकी वजह यही है उनको लोगों की हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। और आज अगर हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं है, उसकी जिम्मेवार पीडीपी है और सजाद लोन साहब है, जो उस वक्त उस कैबिनेट में बैठे हुए थे, उस सरकार में बैठे हुए थे जिस सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा खत्म हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की गूंज महाराष्ट्र तक पहुंच गई। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने आर्टिकल 370 को लेकर विपक्ष पर निशाना साध दिया। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो, याद रखो तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा, ये मोदी का फैसला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी,
धारा 370 हम वापिस नहीं आने। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आया है। पहले के मुकाबले आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी देखी गई है। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ रहा है और पिछले 5 सालों में वहां की इकोनॉमी भी डबल हो गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास की कई योजनाएं चलाई हैं। सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली क्यों चाहिए? इसके हटने से वहां के लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या इस मुद्दे को जिंदा रखकर पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाह रही हैं? तो कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जज्बात भी हैं, जिसमें गुस्सा भी है, जिसमें कई तरह की चीज़ें शामिल हैं और फिर उस पर हमारा संविधान भी है, हमारा देश भी, और सबसे ऊपर देश। लेकिन आज चर्चा करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे, खुल के बात करेंगे, दिल से बात करेंगे कि आखिर ये सब फिर क्यों हो रहा है। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे कुछ विशेष अतिथि, जिनमें हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आबिद वानी साहब, राजनीतिक विश्लेषक गौहर गिलानी जी, राजनीतिक विश्लेषक याना मीर मैम और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आबिद साहब, जैसा मैंने कहा कि आज बात थोड़ी दिल से करने की कोशिश करेंगे, सच में राजनीति से थोड़ी अलग हट के बात करेंगे। ये बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों ये प्रस्ताव लाना है और क्यों फिर से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना है, क्यों फिर से वही सब चीज़ें दोहरानी हैं? क्या राज्य की तरक्की, राज्य में शांति आपको अच्छी नहीं लग रही? देखिए विपिन साहब, पहले तो बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया कि कश्मीर, जहां तक कश्मीर की बात है, वहां पर एस्पिरेशनल पार्ट भी है, वहां पर पॉलिटिकल पार्ट भी है, वहां पर डेवलपमेंटल पार्ट भी है। ये अन्य राज्यों से थोड़ा सा मुख्तलिफ राज्य है और ये बात हमको माननी पड़ेगी। कई लोगों को ये जज़ब नहीं होती है, मगर बात यही सही है। और जहां तक आपने बोला कि क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कोई नहीं। हमारी पहले से ही जो फाउंडेशन रही है पॉलिटिकल पार्टी की, वो रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी की होगी। तब रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी, चाहे वो फिर आर्टिकल 370 हो, 35A हो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल्स राइट फ्रॉम 53 इरोड हुए हैं, उसके खिलाफ और हम स्पेशल स्टेटस की एडवोकेसी में खड़े हैं। तो जो 5 अगस्त 2019 को यूनिलैटरल डिसीजन लिया, जहां पर कोई भी विल किसी भी स्टेक होल्डर की प्रेजेंट नहीं थी, जहां पर किसी की मंजूरी नहीं थी, जिसे हम कहते हैं कश्मीर में एक जबरन निकाह था जो किया गया, उसी के खिलाफ हमने लोगों से वोट मांगा और वो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि हम वो उस पे एक प्रस्ताव लाएं और वो हमने कर दिया। अब प्रस्ताव पे अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है, वो अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन जो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन थी वो हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है गौहर गिलानी साहब, अभी जो मैं सब बयान सुन रहा था उसमें तो पीडीपी और ये ही आपस में लड़ रहे हैं कि ये इनकी वजह से। अच्छा गौहर साहब, शायद उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। याना मीर के पास जाता हूँ। याना मीर, आपके मुताबिक ये समस्या, अभी आपने सुना वानी साहब को कि ये एक पुरानी चीज़ है। अब मुझे लग रहा है कि आज़ादी के इतने साल हो गए, उसके बाद भी अगर हम आर्टिकल 370 जैसी चीज़ रखें और स्पेशल स्टेटस रखें, तो फिर तो ये हम परमानेंट उपाय कर रहे हैं कि आप जो दूरियां कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो दिलों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश के बीच में आपने परमानेंट रोड़ा खुद ही अटका के रखा है। वो कोशिश का कोई मतलब नहीं होता तब जब, अगर हम जज्बाती बात करें, अगर हम दिल की बात करें, अगर हम मन की बात करें, फिर क्या मतलब है? फिर तो ये दो मुही बात हो गई। देखिए, दो मुही बात तो ये भी है, आई डोंट सपोर्ट कि 370 वापस आए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी विथ थिंग्स। लेकिन अब मैं इन सारे सियासतदानों को ये पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभी कहा कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रस्ताव रखने की, तो हमने रखी, तो ये ड्रामा करना ही इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन्होंने तो मैनिफेस्टो में ये भी कहा था ना कि महिलाओं को ये फ्री बस पासेस देंगे, फ्री सिलेंडर्स देंगे। 12 सिलेंडर मैं वेट कर रही हूँ, मेरे फ्री 12 सिलेंडर्स कब आएंगे घर पे। आपके जो मेन जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपको लोगों ने वोट्स दिए, वो 370 नहीं था, क्योंकि 370 किसी भी तरह से एक रेगुलर आम कश्मीरी को किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं करता। जो हमारे बेनिफिट की बातें हैं वो तो आपने की ही नहीं। इस तरह का रकस किया, और मैं किसी एक पार्टी का साइड नहीं लूंगी। मैं ये भी कहूंगी कि इवन बीजेपी वालों ने जो किया वो गलत किया। ना हमारे पार्लियामेंट में जय फलस्तीन बोलना सही है और ना किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में जय श्री राम बोलना सही है। वी आर अ सेक्युलर कंट्री, प्लीज गेट ऑन विद इट।
कम्युनल रेटोरिक कब तक चलेगा? लोगों ने इनको वोट दिया क्योंकि लोगों को भरोसा था महंगाई कम करेंगे, लोगों को भरोसा था कि जॉब जनरेशन करेंगे। इनकी मैनिफेस्टो में बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें दी हुई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उस आधार पर लोगों ने इनको वोट दिया। लेकिन शायद उनको उन चीजों पर काम नहीं करना है, तभी तो ये जो घिसा पिटा मुद्दा है 370 का, इसको लाया जाता है। लेकिन मैं फिर भी एक और चीज कहूंगी, क्योंकि आपने ये पूछा कि देश से जुड़ने वाली बात, आई एम सॉरी टू से बट आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, इन सारों को स्पेशल स्टेटस है। तो जम्मू कश्मीर को अगर दे भी दिया जाता है या जम्मू कश्मीर के किसी बाशिंदे ने मांग भी लिया, मैं पर्सनली मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने इसको मांग लिया तो क्यों ऐसे दिखाया जाता है भाई कि क्या वो इंडिया से नहीं जुड़ना चाहता, क्या वो इंडियन नहीं है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो दैट शुड स्टॉप फर्स्ट। जी नहीं याना जी, वो आपने जिन राज्यों के नाम लिए और जिनके स्पेशल स्टेटस की बात की, वो और जम्मू कश्मीर वाले स्पेशल स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आई थिंक कि आपने रखा ठीक है, तो आपके इन्होंने मन में नया रेजोल्यूशन इसीलिए मांगा ना, तो इन्होंने यही तो मांगा है कि ठीक है, वो अगर रेस्टोर नहीं हो सकता तो नया रेजोल्यूशन ले आइए जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें एक स्पेशल स्टेटस देता है, Whatever it is। लेकिन इस रक्कस के तरीके से इसको नहीं मांगना चाहिए, ना इस पार्टी को ना इस। मुझे तो लगता है कि जम्मू के लोग आज अफसोस कर रहे होंगे कि किस तरह के नेताओं को उन्होंने चुना, जाकर वहां पर जी याना जी, गॉट योर पॉइंट। मैं धनंजय गिरी साहब के पास जाता हूं। धनंजय साहब, वो जो दृश्य दिखे हमें विधानसभा के अंदर के, ठीक है इन्होंने जो भी मांग रखी नहीं रखी, लेकिन वो उसकी नौबत कैसे आ गई? वो तो अच्छे दृश्य नहीं लगे बिल्कुल। नहीं विपिन जी, देखिए आप जनता को बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का जो ख्याल है और जनता को बरगलाने का जो काम ये कर रहे हैं, उसकी मजम्मत की गई, उसका विरोध किया गया। भारत की सरकार भारत के संविधान को मजबूत करना चाहती है। संविधान हमें दिखाने वाला नहीं बल्कि जीने वाले लोग हैं संविधान के प्रति। और 370 का जो बातें हो रही है, जब सब 370 को वहां से जब खत्म किया गया, उसके बाद सब देखिए कश्मीर के लोग, आम लोग साना बसाना भारत के बाकी राज्यों के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज कुलांचे भरता हुआ कश्मीर है, लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार विकास की गंगा बह रही है, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है, वहाँ के सीटें बढ़ रही है, मेडिकल की सीटें बढ़ रही है, आम पब्लिक जो है वो जमहूरियत को एंजॉय कर रही है। वहाँ लोग आज सबसे ज्यादा आप देखिए टूरिस्ट जा रहे हैं, 70% पत्थरबाजी कम हुई है, 80% मोर्टिलिटी कम हुई लोगों की। तो ये जनता को बरगलाना, और ठीक कर रही थी जब आप लेकर के आए, तमाम तरह के वादे लेकर के आए, उनको आप अमल में लाइए, उनको अमल में लाइए, वहां के लोगों को आगे बढ़ाइए। लेकिन चंद परिवारों ने कश्मीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। और मामला ये नहीं था कि कश्मीर का विकास हो, आम कश्मीरियत का विकास हो, एक आम आवाम का कुछ विकास हो। मसला बस ये था कि कुछ परिवारों का मामला चलता रहे। एक पार्टी थी जो कहती थी कि कोई यहाँ धारा 370 हटने के बाद कोई कांधा देने वाला नहीं मिलेगा, उसको इतने लोग में नहीं आए जितने लोग उसको कांधा दे सके। और यही हाल सबका होने वाला है। जो लोग वहाँ आम जनमानस की, आम आवाम की बात नहीं सुनेंगे, कश्मीर के विकास के साथ नहीं चलेंगे, डेवलपमेंट के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि उनको इस तरह की घटना बना के रखेंगे। वो दिन हवा में जब पसीना गुलाब होता था, वो समय गुजर गया। जब 370 खत्म हो गई, बातें समाप्त हो गई। अब आप कश्मीर को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का और सकूं की कोशिश करिए, जो हमारी सरकार कर रही है। और लगातार आप देखिए G20 का समिट कराया गया, हम वादियों में अमन और चैन की कोशिश की गई है। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो हरकत के साथ हरकत में है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको कश्मीर की जनता आवाम माफ नहीं करेगी। कि आम आवाम अपनी चीजों को लेकर के चाहती है। नहीं ठीक है, चलिए आपके पॉइंट्स लिए। लेकिन मेरा तो सवाल ये था कि बिल्कुल वो ऐसे गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा और मारपीट वाले दृश्य क्यों आए, वो बात शांति से क्यों नहीं है? सतीश जी देखिए, दोनों पक्ष हैं इस चीज़ के। हम प्रजातंत्र के अंतर हैं और हम अपने संविधान की बात कर रहे हैं और जैसा हमारा देश है, ठीक है। इनकी एक बात ये वानी साहब की मैं मान भी लूं कि भाई हमसे उस तरह का सलाह मशवरा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ आज उससे कश्मीर की हालत बदली, जम्मू कश्मीर की हालत बदली। आज वहाँ बेहतर है पहले से, चाहे शांति का मामला हो, चाहे प्रगति का मामला हो, चाहे इवन जॉब्स का भी मामला हो। जो नंबर्स हैं, जो चीज़ें हैं, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन क्या फिर ये नियत का सवाल नहीं है कि आप तब भी उस चीज़ को उस तरीके से विरोध कर रहे हैं कि ये आपने क्यों हटा दिया, ये आपने कैसे कर दिया? आप अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरे पक्ष को भी तो फिर मानिए कि हाँ ये भी तो हो रहा है। देखिए विपिन जी, मेरा जो इस पे कहना है वो तो दो चार पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के
लेजिस्लेचर में जो कुछ हो रहा है उसकी उतनी गूंज वहां नहीं होगी जितनी महाराष्ट्र में होगी, और हो भी रही है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको पकड़ लिया है, क्योंकि 370 धारा जो है हटाना भाजपा का एक मुकुट है, और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए 370 दुखती लग रहा है। ये एक बात को समझा जाए, जैसे ही जम्मू कश्मीर, मेरी आशंका थी कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही विपक्षी सरकार बनेगी वो भाजपा के फायदे में जाएगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की चीजों को पूरे देश में उसको उछालेंगे और उछाल रहे हैं। तो एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि तीन बात कि स्पेशल स्टेटस की 370 बहाल करो, या एक और चीज जो है अति महत्वपूर्ण है, वो ये है कि तमाम जमहूरी पार्टियों ने ये कहा है कि जो राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर का उसको बहाल करेंगे। सबने कहा, बीजेपी ने भी कहा है, तो आप दीजिए उसको, इससे विश्वास अर्जित होगा। स्पेशल स्टेटस की बात की तो वो मैडम याना मीर जी जो कह रही थी वो बात सही है कि 371 में कई राज्यों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो वाला भी तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। 370 नहीं, 370 तो अब नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। मैं भी इस पक्ष का था कि 370 हटना चाहिए। एक तरफा हुआ, वो जो कुछ भी हुआ वो ठीक है, इसीलिए इतना देर में चुनाव हुआ। तो मेरा ये कहना है कि 370 जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा है और होना जाना तो है नहीं, ये तो सबको मालूम है। और आप एक चीज देखेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस के स्टैंड में भी परिवर्तन आया। वो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, वो 370 हटाने की बात ही नहीं कर रहे। मुझे तो इस बात की आशंका है विपिन जी कि अगर जिस तरह के हालात इस वक्त फिर से वैसे ही बन रहे हैं, जिसमें आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ी, 8-10 तो मैंने देखा है सरकार नहीं बनने के बाद, ये सब कुछ हो रहा और इस प्रकार का मुजाहरा हो रहा है वहां के लेजिस्लेचर में। हमें तो लगता है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, फिर वो कितने दिन तक वो सरकार चलेगी या चलने दी जाएगी। तो इसके कई पक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ये तो बहुत पहले से एजेंडा था 370 हटाना। वो उसको पूरे देश में जो अभी वर्तमान नैरेटिव ले जा रहे हैं वो उसमें तो और वो उसको उछालेंगे, पूरी तरह से उछालेंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस बात को उठाया अंबेडकर जी का नाम लेकर के कि महाराष्ट्र में अंबेडकर जी का नाम ये संविधान से जोड़ करके, और अंबेडकर के नाम पर राहुल गांधी भी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं कि जब ये गरीबों की बात करते हैं तो आप जो है अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। तो ये मुद्दा जो है, ये 370 जो कश्मीर का मुद्दा है, ये सब बहुत उछलने वाला है और ये कम से कम चुनावों तक तो उछलेगा। और एक और बात, एक और कई फॉल्ट लाइंस भी हैं, कई फॉल्ट लाइंस हैं। अब जैसे भाजपा अगर 370 वाले मुद्दे को उछालेगी तो जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट है उसने तो 370 हटाने का समर्थन किया था। तो ये राजनीतिक फॉल्ट लाइन को पकड़ के इसमें सिर्फ राजनीति होनी है और कुछ नहीं होना है, और होना जाना कुछ नहीं है। हाँ, स्टेट दर्जा होना चाहिए और स्पेशल स्टेटस जो 370 वो स्टेट का दर्जा तो खैर हाँ अपने आप में एक अलग अलग वो मांग है, और वो तो जैसा आपने भी बताया और वो वक्त वक्त पे आता रहा है कि उनको दे दिया जाएगा। वो एक क्रमशः तरीके से दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, टाइमिंग क्या होंगे, उस पर सवाल किया जा सकता है, लेकिन वो तो बात कही जा चुकी है कि वो इनको मिलना है। वानी साहब, फायदा होगा। जी बिल्कुल। वानी साहब, तो देखिए जो अभी सतीश जी भी इंगित कर रहे थे, मैंने सोचा था वो चीज मैं बाद में लेकर आऊंगा कि अभी इवन आपने तो जो बात रखी है वहां पर पटल में, आप लोगों ने ही उसके अंदर 370 35A इसको लेकर, और उसमें आपने स्पेशल स्टेटस का जिक्र ही नहीं, स्पेशल स्टेटस का जिक्र किया है, इन धाराओं का जिक्र ही नहीं किया। तो आप ही का मामला गोल गोल घूमा हुआ है। आप सच में ये चाहते हैं कि आपके इसके पीछे की मंशा कुछ और है? विपिन साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बोला था कि आर्टिकल 370 इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पेशल स्टेटस। ये ठीक है, चलिए ये भी मान लिया, ठीक है, मान लिया कि वो उसमें निहित है, ठीक है, मान लिया। अब 3 बुलेट पॉइंट्स हैं हमारे इस प्रस्ताव में। पहले, गारंटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उनके सेफगार्ड्स।
उसके बाद कंडेम हमने किया है यूनिलैटरल मूव को, और तीसरा जो है वर्किंग आउट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म विद डिस्कशंस विद ऑल स्टेक होल्डर्स। ये करना बहुत जरूरी है। ये प्रस्ताव विल ऑफ द पीपल असेंबली में रख रहा है। दूसरा इसका जो मरहला होगा, उस मरहले में हम सभी स्टेक होल्डर्स से एक कंसेंसस बनवाएंगे। तीसरा जो इसका मरहला होगा, उसमें ये रेफरेंस पॉइंट, ये डॉक्यूमेंट बनेगा, और जब एक कॉर्डियल माहौल, चाहे आज की सरकार जो भाजपा की सरकार सेंटर में है, या फिर कल को यूपीए या कांग्रेस की सरकार बने, उन सरकारों के साथ विवाद करके, बातचीत करके, डिस्कशंस करके हम इसको अपनी प्रिस्टीन फॉर्म में आगे इस लड़ाई को लेना भी चाहते तो हैं। मुझे ये बताइए आबिद साहब कि आप चूंकि वहां की एक मेजर पार्टी हैं, इस वक्त तो सरकार में भी हैं, आप जम्मू कश्मीर की भलाई चाहते हैं कि उसको वहीं रखना चाहते हैं जहां वो सालों से पड़ा हुआ है? आप अभी भी उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं कि हमसे सलाह मशवरा नहीं किया। इतने साल सलाह मशवरा के हो गए, आपने पत्ता हिलने दिया? उससे तो आज बेहतर स्थिति में पहुंची ना चीजें। विपिन साहब, बेहतर स्थिति का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 18.6% पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एमएचए का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, आप खुद चेक कर लीजिए। जबकि नेशनल एवरेज 11.4 टू 9.4 में वेरी कर रही थी। उसके बाद एनसीआरबी का डेटा आता है, अगेन एमएचए का रिप्लाई है, 456 सुसाइड केसेस हैं डायरेक्टली लिंक्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। तीसरा मैं नुक्ता आपको बोल देता हूं, एमएचए का फिर से रिप्लाई है राज्यसभा में, खुद चेक कर सकते हैं कि 356 करोड़ पे हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई है, जबकि 2018 में ये 856 पे थी। तो अगर ये रिजल्ट्स आर्टिकल 370 ने दिए हैं, तो कोई भी कश्मीरी ये नहीं चाहेगा कि आर्टिकल 370 वापस ना आए। उसके ऊपर से मैं बोल देता हूं, जो आप टेररिस्ट और मिलिटेंट अटैक्स का बोल रहे हैं, मैं हाल ही में आपको बोलूंगा, पिछले 1 महीने से 18 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं। उनकी जिम्मेदारी सीधे यूनियन होम मिनिस्ट्री को लेनी चाहिए। अभी सतीश जी बोल रहे थे, देखिए आपने कुछ एक आंकड़े गिनवा दिए। आंकड़ा ये भी है कि वहां की इकोनॉमी पिछले 5 साल में डबल हुई है। वहां आंकड़ा ये भी है कि वहां तमाम तरह की घटनाएं, चाहे आतंकवादी हमले हों, चाहे पत्थरबाजी हो, छोटी से बड़ी से, कंपैरेटिवली वहां पर बहुत ज्यादा अमन और शांति आई है। वहां पे इन्वेस्टमेंट की फिगर भी मैं अभी आपको दे दूंगा जो आपने बताई, उसके ऊपर भी। लेकिन अगर आप इस चीज को यह स्वीकार करेंगे 4 नंबर्स गिना के, तो फिर तो मुझे यह आपकी बात और पुख्ता हो गई कि आप चाहते ही नहीं है, क्योंकि आप एक बड़े पिक्चर को सिर्फ इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं 2-3 फिगर्स देकर। मैंने अपने आंकड़े नहीं दिए, मैंने एमएचए के आंकड़े दिए हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। अब आप जो बोल रहे हैं अलगाववाद और आतंकवाद, देखिए नक्सलिज्म तो 17 स्टेट्स में। ठीक है धनंजय गिरी साहब, क्योंकि वो मुझे पता है वो भी तैयारी करके आए होंगे। ठीक है, उसको आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि एक लगातार हम दोनों बात करेंगे वो ठीक नहीं है। धनंजय गिरी साहब ये आंकड़े गिना रहे हैं, 3-4 आंकड़े बोल रहे हैं एमएचए से आए हैं, और एक बड़ी पिक्चर। ठीक है, अभी वो उनका एक प्रेरोगेटिव है, वो क्या बात करे क्या ना करे, लेकिन ये सारे आंकड़े गिना के इनका कहना है कि वहां कोई प्रगति नहीं हुई है और अभी वहीं का वहीं है पूरा मामला। झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन जिसका किरदार ही शर्मसार करने वाला हो। आप देखिए, आप एमएचए के डाटा वहां पर 18-22% अनएम्प्लॉयमेंट था, 28% अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, आज 12% पर आ गया है, आज 12% पर आ चुका है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डबल से 3 गुना इन्वेस्टमेंट हुई है। 800 सीटें तो मेडिकल, भाई साहब आप भाईजान आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या भाईजान? आप सारे गलत बोल सकते हैं, आप मुझे झूठा तो नहीं बोल सकते। आप दिखा दीजिए ना, आप मैं एमएचए का डेटा पढ़ रहा हूं, आप डेटा मंगवा लीजिए, दिखाइए ना डाटा। आप घर में आपको एमएचए मंगवा लीजिए, आपको तो फैक्ट चेक कर रहे हैं ना, आप गूगल खोलिए। अभी देश कितनी जनता देख रही है, आप देखिए मेरे पास एमएचए के सारे डाटा। आप दिखाइए कौन सा डाटा दिखा रहे हैं, आप दिखाइए ना। आप आटा में सान के डाटा लाए घर से, तो वाणी साहब देखिए डेटा ठीक है, आप डेटा भी आपको दे देंगे, डेटा की कोई बात नहीं है, लेकिन जो मोटी बात है, क्या ये बात किसी से छिपी है कि पिछले जब से ये 2019 से चीज हटी है तब से वहां कितनी शांति आई है, वहां पे प्रगति आई है, वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, वहां पे कितने फॉरेन विजिट्स हुए हैं, वहां पे टूरिस्ट का नंबर बढ़ा है, तमाम चीजें तो हुई हैं, लेकिन और चुनाव भी हो गए आपके, ये भी तो उसका हिस्सा है। हम चुनाव से पिछले 10 साल से मैं पूछे, तो आप ये कोई फेवर कर रहे हैं कि चुनाव हो गए जम्मू कश्मीर में? ये तो हमारे लिए शर्मनाक बात है कि 10 साल लगे हमें चुनाव करने में। नहीं तो जो स्थिति थी वो किसकी वजह से? देखिए मैं बहुत इसमें गर्मा गर्म तरीके से मैं चिल्ला चोट करके बहस नहीं करना चाहता हूं वाणी साहब, लेकिन जो स्थिति बनाई उसके पीछे फिर किसका हाथ है? आपको क्यों एक देश के अंदर 2 संविधान 2 विधान चाहिए? क्यों आप इस देश का अभिन्न अंग नहीं है?
देखिए वो संविधान ने तो दिया था, वो तो वही बाबा साहब अंबेडकर साहब ने दिया था, जिनकी बात आज नरेंद्र मोदी साहब हाँ, तो उस संविधान में वक्त के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से परिवर्तन करने की शक्ति संसद को भी उन्हीं बाबा साहब ने दी है। वो डिबेटेबल है। विपिन जी, हाँ जी विपिन जी, धनंजय साहब। विपिन जी, बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था की थी उसमें साफ साफ लिखा था टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी। ये टेम्पररी था जो समाप्त हो गया, और उसको समाप्त करने के प्रोविजन भी बाबा साहब ने ही दिए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, भारत की पग पग भूमि हर भारतीय की है। जितना जितना कश्मीर इनका है उतना हमारा है, जितनी दिल्ली हमारी है उतनी इनकी भी है, उतना कन्याकुमारी भी इनकी है, उतना कश्मीर भी हमारा है। ये एक एक व्यक्ति जो भारत से जुड़ा हुआ है, इसकी माटी से जुड़ा हुआ है, वो ऐसा ही महसूस करता है और ऐसा ही महसूस करना चाहिए। और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा और सारा का सारा है। अगली लाइन ये भी सुन लीजिए कि और का सारा है वो। जब और दूसरी बात ये जो कह रहे थे, जो फर्जी डाटा दे रहे थे, आप एक इलेक्शन का रिपोर्ट देख लीजिए, कितना गुना इलेक्शन में ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है। और इसके बाद आप जो 65-70 साल से आप लगातार जिस तरह से वहां पर जिस तरह से जो घटनाएं हो रही थी, जो आतंकवाद की घटनाएं कर रहे थे, जिस तरह से वहां आतंकवादियों का बोलबाला था, आज अमन चैन कायम हुआ है, पीस आ गई है वहां पर। और तमाम तरह के रोज पत्थरबाजियां होती थी, आने वाली नस्लें खराब हो रही थी, वो स्कूल के बस्ते में पत्थर लेकर के जाती थी। आज 370 खत्म हुआ, पत्थरबाजी के दिन गुजर गए, 800 तक सिर्फ मेडिकल की सीटें बढ़ी है। एक लगातार 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बार 28% वहां पहुंचा था, आज 12% पर आया हुआ। और देश का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन देता है? अगर आबिद अली सिर्फ इतना बता दे तो मैं इनकी बात मानूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भारत में जारी कौन करता है? जो आप कह रहे हैं ना कि एमएचए की रिपोर्ट है, आप बता दीजिए सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन सी एजेंसी भारत सरकार की देती है? कम से कम इतना बता दीजिए। झूठ बोलने के लिए कुछ बेसिक जानकारी रखिए भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, इसकी जानकारी रखिए। ठीक है याना मीर, क्योंकि आप उस स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती हैं, आप वहां से पत्रकार भी हैं, मुझे बताइए कि वहां का आम जनमानस पिछले 5 साल में क्या बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है? हाँ ठीक है, डेटा की बहस होती रहेगी, वो तो कहीं से कहीं देख निकल के जाते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड पे क्या हुआ है? ग्राउंड पे ये हुआ है कि लॉ एंड जो सिक्योरिटी की आपने बात की उसमें स्टार्क इंप्रूवमेंट है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इसी वजह से 370 के खिलाफ जिन लोगों ने भी अर्जी दी थी उन सब ने एक एक करके अर्जियां वापस ले ली हैं। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और इसमें कोई दो राहें नहीं है। मगर हाँ, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अब इसमें 2 चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, जो जॉब सीकर्स हैं, ठीक है, जो जॉब हंटर्स हैं, अब आप पहले उनकी अगर बात करेंगे तो ये बात सच है कि 2017 में जहां 13% अनएम्प्लॉयमेंट थी वही आज चढ़ के 26% के आसपास हो गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट है बुरी तरह से। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे एमएसएमई की रजिस्ट्रेशंस अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है जॉब से हटकर, जॉब हंटर्स से हटकर जॉब जनरेटर्स बन रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एमएसएमई की रजिस्ट्रेशंस इतनी बढ़ गई, खास करके औरतें इतनी सारी रजिस्टर कर रही हैं आजकल। दे आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। जो लोग एक जमाने में पत्थरबाजी करते थे, आज उनके हाथ में पत्थर नहीं, आज उनके हाथ में लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। दे आर डूइंग बिजनेसेस। आप खुद ही देख लीजिए, 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई थी पिछले साल, जिसमें से 35% औरतें हैं, महिलाएं आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एक इंप्रूवमेंट है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हैं। एंड मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जस्ट चाहते हैं कि वहां पे हालात सुधरे इन टर्म्स ऑफ आजकल जिस तरह की सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वहां पर, वो बंद हो जाए। लेकिन ये भी सच है कि जहां पर 250-250, 400 युवाएं जाकर टेररिज्म रैंक्स ज्वाइन करते थे, आज मतलब जम्मू कश्मीर की मैं बोल रही हूं, लोकल्स आज 4-5 भी नहीं है, जो भी है वहां पर फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो ये जो सुधार आया है ये 370 के हटने के बाद ही आया है। जहां पर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम इंप्रूवमेंट लाएंगे, वहां पर उन्होंने लाए। ठीक है, कोविड के इंपैक्ट की वजह से और कई सारी चीजों की वजह से जिस तरह की जॉब जनरेशन की उन्होंने प्रॉमिस की थी वो नहीं कर पाए, दैट इज ट्रू। शायद उसी की वजह से, हालांकि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया है, लेकिन बीजेपी पे लोगों ने पूरी तरह से भरोसा नहीं किया, क्योंकि बीजेपी भी पूरी तरह से अपनी प्रॉमिसेस पूरी नहीं कर सकी। और मैं एक और बात आपको बताऊंगी
कि ये कम्युनल रेटोरिक जो है ये सबसे ज्यादा पॉइजनस साबित हो रहा है। ये कम्युनल रेटोरिक को रुकना बहुत जरूरी है। जब तक अगर इन लोगों ने, जो अब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर फिर से बात करें, अगर इन लोगों ने भारत माता की जय बोला होता तो मैं इनके साथ होती, लेकिन क्योंकि इन्होंने जय श्री राम बोला, ये जो है ये बहुत गलत हुआ है। एंड आई विल, विपिन जी, आई एम सॉरी, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, हम धनंजय जी से हम बीजेपी के नहीं, एक सेकंड, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहूंगी कि सिलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो मत कीजिए कि एक जगह जो है हर भारतीय को बिलोंग करती है, ये वो अंबेडकर जी ने ये कहा, अंबेडकर जी ने वो कहा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन बीजेपी के नेता एमएलएज ये भूलते जा रहे हैं और इस तरह के स्लोगनियरिंग ये बहुत ही गलत गई है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो जम्मू साइड भी है, अगर इनको ये लग रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम करके जम्मू को कश्मीर से अलग कर देंगे, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में भी राजौरी, किश्तवाड़, डोडा ऐसी जगह है जब मेजॉरिटी मुस्लिम्स है और इनको भी धक्का लगा होगा। ये भी आपके वोटर्स हैं, बहुत सारे मुसलमान भी आपके वोटर्स हैं और इन सबको धक्का लगेगा कि ये कम्युनल रेटोरिक आपने नहीं रोका। धनंजय साहब, याना का दर्द है कि आपने अच्छे काम किए, आपकी पार्टी ने अच्छे काम किया, आपकी सरकार ने अच्छा काम किया, 370 हटा के अच्छा काम किया, बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी गिन रहे हैं, लेकिन उनको कुछ चीजों पर आपत्ति भी है। देखिए विपिन जी, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। अगर किसी का असहमति है तो उसको नोट डाउन किया जाएगा, उसको असहमतियों का भी सम्मान किया जाएगा। लेकिन जो बात कर रही है, राम की बात हो, राष्ट्र की बात हो या किसी की और भी नारे की बात हो, हम किसी के खिलाफ कभी कोई नारा नहीं लगाते। कभी किसी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी का अपमान सनातनी संस्कृति हमें सिखाती ही नहीं। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर बोलते हैं, आपको ठेस नहीं पहुंचती क्या? जम्मू वालों को ठेस नहीं पहुंचती? जो हमारे हिंदू भाई बहन है जम्मू में, क्या उनको ठेस नहीं पहुंचती अगर वहां पे किसी ने नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर बोला होता? तो ये तो गलत, आपको मानना पड़ेगा। आपका रेटोरिक कम्युनल हो रहा है। जो गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए, बजाय इसके कि उसको हाईलाइट करें, बजाय इसके कि जो एनसी ने बुरे काम किए हैं उसको हाईलाइट करें, आप लोग ये कम्युनल रेटोरिक उठाते रहते हो बार बार, और मुस्लिम वोट शेयर आपका कम होता जाएगा इस तरह से। हमने पूरी कोशिश की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अच्छी नियत रखती है कश्मीरियों के लिए, उसको कश्मीरियों तक लाया जाए, उनको अवेयर किया जाए। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो आप तो उसको कंडेम भी नहीं कर रहे हो। नहीं, मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना और क्या कहा, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र। अगर किसी बात पे आपकी असहमति है तो उसको नोट डाउन किया जाएगा और उसको ध्यान में रखा जाएगा। मैंने यही कहा आपको इसके पहले। और दूसरी बात ये कही कि भाई जब ये इस राष्ट्र में, और हम तो किसी के खिलाफ नहीं, किसी के अगेंस्ट कभी कोई बात नहीं कही जाती है, क्योंकि सनातनी संस्कृति सिखाती नहीं कि किसी के खिलाफ कोई बात हो। हम तो कहते हैं एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, सच एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम तो माईवे और हाईवे की कभी बात ही नहीं की, कभी किसी तरह की कोई घटना हुई ही नहीं। और हमारी संस्कृति में धनंजय जी, कश्मीर ठीक है याना, आपका पॉइंट भी नोट हुआ और वो आपको ये रेटोरिक बंद कर दीजिए, आपके ऊपर आश्वासन भी दे रहे हैं कि वो आपकी बात सुन रहे हैं। एक सवाल मैं सतीश जी के पास लेके जाऊंगा। सतीश जी, अभी आपने इसका एक पॉलिटिकल फॉलोआउट बताया कि वो महाराष्ट्र तक सुनाई दे रहा है, यहां भी तो पॉलिटिकल पार्टी है जो ये सब कुछ कर रही है, उनकी मंशा क्या है इसके पीछे, उनको इससे क्या मिलना है? देखिए, हमारे राजनीतिक दल चाहे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे देश में और बाकी जगहों के दल हों, इन लोगों ने नियम, कायदे, कानून, बात, विचार आदि आदि आइडियोलॉजी सब को छोड़ दिया है। खाली कुर्सी की लड़ाई में बस कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए। और अभी जो मीर साहिबा कह रही हैं, बहुत हद तक बहुत अच्छी बातें बोल रही हैं वो। अगर आप कम्युनल रेटोरिक से, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, कम्युनल रेटोरिक से बटोगे तो कटोगे। ये क्या है? ये क्या है भाई? सब एक है क्या? ऐसे क्या बोल रहा है? कौन काट देगा, कौन बटेगा? तो मतलब ये कहां हम जा रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो बहुत हालत खराब है। दूसरी बात कि जो आपने पॉलिटिकल बात कही 370 का हटाना, मैंने पहले कहा उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। भाजपा बीच में 4 महीने के मध्यांतर के बाद फिर से उसी रंग रंगत में लौटी है जो पहले थी। उसी में आप बटोगे कटोगे का एक दौर नया चला है। तो उस लिहाज से आप ये कहो कि कश्मीर का जीडीपी जो है 50% हो गया और ये हो गया, वो हो गया, बड़ा ग्रोथ हो गया, फलाना ठिकाना सब हो गया, काम नहीं करता वो। आपको बंदूक के साथ दिल भी जीतना है।
और दिल को जीतने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को जोड़िए। कश्मीर के विकास का मतलब है कश्मीरी लोगों का विकास। ये मत देखिए कि इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गया, किसका इन्वेस्टमेंट आया, ये सब क्वेश्चन होंगे। तो आपको 2 लेवल पे काम करना है कि दिल भी जीतना है, उनको मिलाना भी है, उनकी कश्मीरियत भी बरकरार रखनी है, और साथ में अपना जो सिक्योरिटी है देश का संविधान है, 370 हटा है, तो सब लोगों को जोड़ करके चीजें करो ना। और ये नहीं कि एक तरफा नैरेटिव दे दे के आप जबरदस्ती कुछ करने का प्रयास करोगे तो कुछ दिन तो सब चलता है, लेकिन नहीं बहुत दिन तक ये चीजें नहीं चलती है। तो मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि भाई आप में बहुत ताकत है, लेकिन फिर भी ताकत का इस्तेमाल बेजा नहीं होता, कभी कभी किया जाता है, बाकी चीजें काम हो जाता है। तो सबको मिला के चलने की जरूरत है। और ये जो रेटरिक और जिस तरह के बयान और ये वो चल रहे हैं, वो तो हमको लगता है पूरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, चाहे इधर से चाहे उधर से, चाहे अगर ओवैसी बोलते हैं चाहे इधर से बोलते हैं, कोई दोनों दक्षिणपंथी बोलते हैं, सबका वही हाल है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। लेकिन कश्मीर, जब जैसा डिबेट की शुरुआत में बात हुई थी कि यहाँ जज्बात भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे मसले भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज भी हैं, यहाँ पर एक ऐसा हिस्ट्री का फॉल बैक है जिससे लड़ते लड़ते इतने साल निकल गए। लेकिन क्या इसका कोई उपाय है? क्या इसे प्यार से जीता जाए? क्या इसे संविधान के रास्ते जीता जाए? क्या इसे किसी और तरीके से हल करने की कोशिश की जाए? क्योंकि लोग तो सब अपने हैं, देश भी पूरा अपना है। आज कुछ लोग बात करें कि नहीं हिस्सा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो बातें चलती नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद क्या वो चीज़ हो सकती है, क्या वो अप्रोच हो सकती है जिसमें अमन, चैन, प्रेम, प्यार, अपनापन सब कुछ आए? एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखें।